यही रीजन है, रीजन सिर्फ इतना सही है। मैंने क्या कहा, सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजीज हैं, हर टीचर आपको अपने हिसाब से समझाएगा, लॉ की भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज है। ये जो डिफाइन जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहूँ तो इसको बताए बिना भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि चलिए पढ़ते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी बनना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पेपर का डिस्क्रिप्शन पता हो। अभी मैं जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है, उसकी मार्किंग स्कीम किस तरह की है, जिससे आपको ये भी पता हो कि क्या करना है। वही मैं कह रहा हूँ फिर से, सेक्शंस, आपको सेक्शंस पर फोकस करना है। फाउंडेशन में भी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने लॉ पर फोकस किया होगा, सेक्शन पर फोकस किया होगा, नो डाउट। साथ साथ केस स्टडीज, जिसके साथ देखो आपका जो मॉड्यूल है, आपकी जो बुक आपको सीए इंस्टीट्यूट छाप कर दे रहा है, उसमें बहुत अच्छे से मेहनत की हुई है। आप अगर उस पर फोकस करें और उसको स्ट्रेटजी को उनकी समझें कि क्या कर रहे हैं, सेक्शंस, इंटरप्रिटेशंस, केस स्टडीज, तीनों पर फोकस करना है। तो जहां जहां केस स्टडीज है वो आपको एकदम से फोकस करनी है कि भाई ये तो याद करना ही करना है, इस केस को याद रखना ही रखना है माइंड में, सेक्शन के साथ साथ। तो ये तो आपको मार्किंग स्कीम का तो क्लियर हो गया। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को, जैसे आप कह रहे थे आपको नहीं पता है, अच्छी बात है, बाकियों को पता था, जिसको नहीं पता और अच्छे से दिमाग में क्लियर कर दो कि दो तरह के रेशो है, 60-40 और 70-30 का, है ना। अब अगर एमसीक्यू आ गया तो बट ऑब्वियसली इन डेप्थ स्टडी हो गई, किसी भी एक छोटे से वर्ड से क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी एक लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा। इसे टफनेस बोल दो, या ये भी बोल दो कि इसमें अगर आप एक बार थॉरो स्टडी कर जाओगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। आप ये भी तो देखिए, 30 मार्क्स के एमसीक्यू अगर आपने अटेम्प्ट किए जिसमें आपसे ना वो कोई केस स्टडी मांग रहा, ना आपसे कोई सेक्शन मांग रहा, ना आपसे कोई इंटरप्रिटेशन मांग रहा, जस्ट एक टिक, ओएमआर शीट मिलनी है आपको, वही पेंसिल से भरना है जो तरीका होगा आपका, और उस तरीके से आपको 30 में से 30 भी मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइम अपियर होंगे इंटर में आप लोग, तो आपको सुमित सर भी समझा चुके होंगे कि मिनिमम हर पेपर को क्लियर करने का तरीका जो फाउंडेशन में था वो यहाँ पर फिर से है, 40 मार्क्स, एग्रीगेट 50 मार्क्स, 50%, ये जरूरी है। ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन है कि आप इंडिविजुअल ग्रुप देते हैं या बोथ ग्रुप देते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, बोथ ग्रुप दो। हर टीचर का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, आपकी अपनी कैपेसिटी भी है, लेकिन बोथ ग्रुप के कुछ फायदे हैं, दो फायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अच्छा मोटे वाला बेनिफिट कहते हैं ना, पहले देखो रैंक लाने का चांस है। अभी तक इंस्टीट्यूट ने इंडिविजुअल ग्रुप में रैंकिंग नहीं स्टार्ट की, बीच में आवाज उठी थी, बीच में आवाज उठी थी कि इंडिविजुअल ग्रुप में भी रैंकिंग कर दो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने साइड कर दिया, आदमी से ठंडे बसते हैं। अभी भी रैंकिंग दोनों ग्रुप वालों के लिए है कि जो बोथ ग्रुप क्लियर करेंगे और बोथ ग्रुप में जो मार्क्स के हिसाब से बनेगा उसके हिसाब से रैंकिंग आएगी, इंडिविजुअल ग्रुप की रैंकिंग नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, मार्क्स कॉम्पनसेट होते हैं बेटा, पता है ये वाली बात? हाँ, कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है आपको। कैसे कैरी फॉरवर्ड मिलता है, आप सुने बेटा, कि आपके पास मान लीजिए एक ग्रुप में आपने ले लिए 400 में से 190, ऑफिशियली तो प्लंक हो गए, बाहर आ गए, लेकिन दूसरी तरफ आपने दूसरे ग्रुप में ले लिए 210 रुपए, 210 मार्क्स। अब 210 मार्क्स ने 10 का कॉम्पनसेशन इधर दे दिया, हो गए एग्रीगेट 800 में से 400, क्लियर। जो इंडिविजुअल पेपर का आपको पता ही होगा वो तो मिल जाता है हमें, सेट ऑफ हो जाता है। अगर 60 मार्क्स से ज्यादा आ गए आपके जिस भी एक पेपर में, वो अगली बार एग्जामिशन में जाता है, वो देना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कुछ बातें दिमाग में बिल्कुल पिक्चराइज होनी चाहिए, और उसी हिसाब से एक स्ट्रेटेजी स्टडी बनाइए, जैसे बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप, है ना। अगर सिंगल ग्रुप में आ रहे हैं तो सिंगल ग्रुप में रैंक वाला ऑप्शन चलो छूट गया, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन भी हाथ से निकल जाता है। और ऐसे मैंने अनेकों केस देखे, कॉम्पनसेशन लेते हुए एक दूसरे सेट ऑफ होते हुए, इस तरह का बहुत केस देखे हैं, क्योंकि 199 भी आ गए तो ही फंस गए।
कोई लिमिट भी होती है, जैसे अगर मान लो इसको 170 है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ पे हाँ मतलब हाँ अभी तो पॉसिबल है क्योंकि आप 40 160 तक की पॉसिबिलिटी है ना। आपके चारों में 40 40 40 आ गए और दूसरे में 240 ले लिया आपने, पास हो गए। 240 और 160 से कम तो हो गया तो किसी एक में इसका मतलब आपके दिक्कत वाले खेल है। 39 से तो बात बनेगी नहीं, 40 तो मिनिमम चाहिए हर पेपर। ठीक है, ये देखो एक पेपर देखते हैं। ये पार्ट 2 उन्होंने बताया है, पार्ट 1 अभी हमारे पास नहीं आया। पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है जरा देखें। क्वेश्चन पेपर 5 और क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी। 5 क्वेश्चन है, 1 कंपल्सरी है, बाकी बच्चे 4, उनमें से कोई 3 करने हैं आपको। पेपर की स्ट्रेंथ देख लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है आप देखिए 3 मार्क्स का 2 पार्ट्स। पहले क्वेश्चन में whether the company can convert it into a private company, whether existing number of members need to be reduced for the, यानी पहला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, लेकिन वो 2 पार्ट्स में। एक चीज और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, फाउंडेशन वाले बच्चों को भी बताता हुआ चल रहा हूं कि अननेसेसरी लिखना मत। लॉ के अंदर आपको नहीं पता तो गलत मत लिखना बच्चों। ये मत सोचना कि शीट भरना है। जितने ज्यादा बैड इंप्रेशन दोगे अगले क्वेश्चन पर मार्क्स की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी टीचर की। साइकोलॉजिकल, ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकली ओनली सिर्फ। हालांकि अब तो आप लोगों को उसका पीडीएफ मिलने का ऑप्शन भी आ गया आपकी आंसर शीट का, तो इसलिए उस पर वो पूरा ध्यान देते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी कुछ नहीं करेंगे। बट फिर भी मैं क्या कहता हूँ बच्चों को, उनको ही बता रहा हूँ क्योंकि 12th स्टैंडर्ड से सीख कर आए थे ना बच्चे, शीट भर दे शीट भर दे। बीकॉम में भी है ना, सर बता रहे थे किसी बच्चे का एग्जाम भी है तो। अच्छा आपका एग्जाम था? हाँ इनका हो गया ना, देख ही जा रहे सर कह रहे थे किसी वजह से 2 बजे क्लास की, संडे टू संडे, चलो कोई नहीं। अब उसमें क्या है कि हमें आदत पड़ी हुई है, बीकॉम में तो बहुत ज्यादा होता है और डीयू के अंदर तो बहुत ज्यादा है। इतना जबरदस्त भयंकर मिथ चल रहा है डीयू के अंदर तो कि बस शीट भरो। मतलब बच्चे तो हमने कुछ ऐसे ऐसे सुने, वो कहते जी पिक्चर की स्टोरी लिखाओ, टीवी सीरियल लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, लेकिन शीट भराओ। स्टार्टिंग क्वेश्चन से करो, बीच में क्या लिखना है कोई मतलब नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, बट प्लीज और प्लीज सीए में तो ऐसा सोचना भी मत। मैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को यही समझाता हुआ चल रहा हूँ। उनके दिमाग में जैसे उनके टेस्ट लिए तो उनके दिमाग में वही चल रहा था, लिख दो बस। मैंने अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन ले लिया, आंसर उसका छोटा सा था। अब बच्चे ये सोच के कि 6 मार्क्स में इतना एक पैराग्राफ तो सर अच्छा नहीं लग रहा था, हमने ज्यादा लिख दिया। ये नहीं सोच, है ना। देखो 3 मार्क्स का, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, वहां तो आपके मार्क्स कम होंगे, आंसर बड़ा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी लिख कर आए। हम कहते हैं ना ओवर राइटिंग आपका हाजमा खराब करता है, तो वहां पर भी ओवर राइटिंग आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी मार्क्स की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 6 नंबर का आ गया, देखें जरा सेकंड पार्ट फिर से 3 नंबर का आ गया, थर्ड पार्ट फिर से 3 नंबर का आ गया, और सी पार्ट, मतलब अगर आप इसको कंक्रीट करेंगे तो आपके पास 5 क्वेश्चन है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई भी कंटेंट्स नहीं पढ़े आपको मत अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। यानी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें पहला कंपल्सरी है हमेशा ही, बाकी 4 में से कोई 3 करना। और जो इनकी पेपर की सेटिंग है, बच्चे कई बार सोचते हैं कि क्या सर ऐसा भी है कि कुछ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के होंगे और कुछ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अदर लॉस के होंगे? ऐसा नहीं है, मिक्सिंग है। अगर आप इस पहले क्वेश्चन को ही पूरा देख लेंगे ना, पहले क्वेश्चन को, इसके अंदर मिक्सिंग है। अदर लॉस में हम कौन कौन से लॉस पढ़ रहे हैं? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कंटिन्यू हो रहा है, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ लिया उसे छोड़कर बाकी का आ गया, है ना जी, वो बाकी का आ गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे नेगोशिएबल आपको पढ़ाया जाएगा, थर्ड नंबर पे आपको जनरल क्लॉज, और फोर्थ नंबर पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मतलब ये जो चीजें पढ़ाएंगे, ये 4 आपके पास अदर लॉस में आ गए।
पहले दो तो फिर भी नाम सुने हुए हैं, अगले दो नहीं सुने हुए। उसके पीछे रीजन है, ये इतने कॉमन नहीं थे, शुरू में इस तरह की चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशंस, कुछ एक जगह नेम सेम होते हैं, कुछ एक जगह पर दो नाम एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। उसके लिए अलग से एक्ट्स बने कि भाई इसकी डेफिनेशन कहाँ देखनी है, वहां देखनी है। कुछ इंटरप्रिटेशन है, आप एक वकील ने इंटरप्रिटेशन कुछ दिया, एक वकील ने इंटरप्रिटेशन कुछ दिया, जज साहब कहेंगे नहीं, इंटरप्रिटेशन भी ऑलरेडी डिफाइंड है, हम उस इंटरप्रिटेशन को मानेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं जो पेपर का एक दिखाना चाह रहा था कि आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 5 में से आपका पार्ट 1, जो वो पार्ट 1 तो छोड़ दो, एमसीक्यू वाला वो 30 मार्क्स का है, ये 70 मार्क्स का छपा हुआ है, देखिए आप, ये 70 मार्क्स का आपके पास दिख रहा है। ठीक है जी, उसने हमें बोला है 70 मार्क्स का। ये देखिए 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी एंड 3 आउट ऑफ रेस्ट 4, 3 आउट ऑफ रेस्ट 4। मैं वो 3 बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन 4 दिखा रहा हूं, क्वेश्चन 4 कितने मार्क्स का, जरा जोड़ते चलें। 6 मार्क्स का ये आया हुआ है, 4 मार्क्स का ये आया हुआ है, 4 मार्क्स का ये आया हुआ है, 3 मार्क्स का ये आया हुआ है, कितने हो गए 17। आप 17 मार्क्स के 3 अटेम्प्ट करेंगे तो कितने हो गए 51, बाकी कितना बचा 19 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। और डिवीजन कितने हैं देखो, इसी में ही आपके 4 क्वेश्चन आ गए, 4 में भी पार्ट्स हैं, यहाँ पर पार्ट्स हैं। जनरल क्लॉज में देखो पार्ट्स हैं, जनरल क्लॉज एक्ट उसने पूछा है आपसे 4 नंबर का। अगर मैं ये वाला डिस्कस करूं तो देखो ये आ रहा है जनरल क्लॉज एक्ट, और इसके अंदर भी उसने छोटे छोटे 4 क्वेश्चन डाल दिए, और कितने मार्क्स का 4 मार्क्स का। कोई सा भी आप देखेंगे मिक्सिंग है। नीचे देखो, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कंपनीज एक्ट, जनरल क्लॉज के साथ कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन मिक्स है। ये देखिए प्राइवेट लिमिटेड, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि स्पेशली सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे, इसके साथ मिक्सिंग नहीं होगी। इस क्वेश्चन में मिक्सिंग कर दी किसकी, जनरल क्लॉजेस की। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कुछ और मिक्सिंग की हुई होगी। देखो एक बार के लिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, फिर से वही 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का। यहां पर देखो इसमें एक चॉइस आ गई इंटरनली, पार्ट ए में इंटरनली चॉइस है, और कंपनी चेक का क्वेश्चन है। यहां नीचे देखो ये कंपनी चेक का क्वेश्चन है, ये कंपनी चेक का क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में आ गया। देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये देखिए मिक्सिंग। मतलब आप ये इमेजिन मत करके चलना कि मैंने अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मेरा कॉर्पोरेट लॉ में इतना कंप्लीट हो गया, मिक्सिंग आएगी। और आप जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको रेशो जब आप घर पर आकर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लिखा गया था अटेम्प्ट वही बना, सब कुछ अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, यानी कोई स्किप नहीं हुआ। जो 60 और 40 का रेशो, सिर्फ वो। बाकी उस 40 के अंदर आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में से पूछे जाएंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन क्लॉज में से, उसमें कोई, उसमें सेग्रीगेशन नहीं है। 40 मतलब मैं चाहूं तो आपसे पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 40 का पूछ लूं, चाहे किसी में से ही पूछ लूं, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं होती ऐसी। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये ध्यान रखना कि वो 60-40 और 70-30 का रेशो इन दो के अंदर बनेगा, कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉज। बाकी चैप्टर्स को लेकर ऐसा कुछ नहीं। जैसे कॉर्पोरेट लॉ है आपके, इसमें 10 चैप्टर डिफाइंड है, कितने सेक्शंस पढ़ेंगे आप 148, टोटल कितने हैं 470, उसमें से कुछ बीच में रिपीट हो रखे हैं, कोई नहीं, मतलब टोटल 470 नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आपको
170 में से भी 148 नहीं पढ़ाए जा रहे, 148 में से भी कुछ कटे हुए हैं, लेकिन 148 तक आपके सिलेबस में। ठीक है जी, ये एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा था जिससे कि एक टारगेट डिसाइड हो जाए आप लोगों का, घर पे जाकर एक आइडिया बनाना शुरू करो कि भाई किस तरीके से हमें करना है। इसे मैं सिर्फ एक वर्बली एक बार ले लें, क्योंकि अगर हम देखें तो आप लोगों को इसमें 10 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ में। हालांकि कॉर्पोरेट लॉ में आप एक चीज से तो बचेंगे हो कि आपको कंपनीज एक्ट ही पढ़ाया जा रहा है। कंपनीज एक्ट थोड़ी कॉर्पोरेट लॉ है, नहीं, अभी आपके लिए सिर्फ कंपनीज एक्ट ही है, लेकिन अदरवाइज सेबी है, बैंकिंग एक्ट है, इतने सारे ये सब कॉर्पोरेट लॉ ही तो हैं। लेकिन आपको ये प्लस पॉइंट भी मिला हुआ है कि सिर्फ कंपनीज एक्ट, वो भी सिर्फ 148 सेक्शन तक। कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, एक लिमिट कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट में लिमिट कर दिया कि जो आप फाउंडेशन में पढ़कर गए हुए हो भूल जाओ, अब वो नहीं आएगा। लेकिन बेस कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रहेगा, बट उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो क्या बचा था आपका कॉन्ट्रैक्ट में, बताइए, याद है कुछ? बेलमेंट प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी और एजेंसी, ये तीन चीजें बची हुई है। एजेंसी, ठीक है जी। तो 10 चैप्टर आपके क्या है, कॉर्पोरेट लॉ को दिए हैं, और बाकी आप देखेंगे तो ये 4 आपके अदर लॉ। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इससे 9 साल बाद आ गया है ना, 1881, जनरल क्लॉज 1887 और उसके 97, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये 4 आपको अदर लॉ में पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी से कॉर्पोरेट आपका जो लेंगे। छोटा छोटा सा नोट करेंगे कि हल्का सा एक वो ले लें, ये छोटा छोटा नोट कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ कि बाई चांस कुछ एमसीक्यू के अंदर ना पूछ ले। अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, कि कंपनीज एक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ जो आप पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर सबसे पहले आया कब? 1850। सबसे पहले कब आया? 1850। सेकंड नंबर पर कब आया, इसे लिख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इंडिया के अंदर कंपनी लॉ आया 1850 में। सेकंड नंबर पर आया 1913। वो सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स जब इंग्लिश लॉ वहां पर यूज करते थे, तो यहां पर आकर भी उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपना लॉ ले आए। जब 1844 में ब्रिटिश में स्टार्ट हो गया था, तो इंडिया में 6 साल बाद ले आए, यानी आया कब? 1850 में। सेकंड देखो, वहां पर 1908 में आ गया था, 5 साल बाद हमारे यहाँ भी उन्होंने लगा दिया, तो इसका मतलब पिछला वाला हट गया, सेकंड आ गया। फिर जब आया थर्ड, ये हमने अपनी फ्रीडम के बाद जब 1956 में हमने अपना कंपनी लॉ लेकर आए इंडिया के अंदर, तो किस नाम से लाए? द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। सुना है कभी नाम ये? है ना, थोड़ा बहुत सुना होगा नाम, क्योंकि अब तो हालांकि अब 2013 ही पढ़ रहे हो, लेकिन 2013 से पहले बेटे 1956 ही था। और अब लेटेस्ट क्या आ गया? द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब ये कौन सी बार आ गया? फोर्थ टाइम। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखवा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ भरोसा नहीं है, एक नंबर का कुछ भी कहीं भी पूछा जा सकता है। हटा दो इसे।
हटा दूं? एक और है, एक ये भी थोड़ा सा लिख लें, इसको देख लेते हैं। जब हम 2013 की बात करें, बहुत लेटेस्ट है ना, आज से करीबन 9 साल पहले की बात है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी लॉ बनता है, लोकसभा की एक प्रोसीडिंग आप लोग जानते हैं, पता है ये चीज? सबसे पहले एक बिल होता है, आओ बेटा जल्दी आओ, ध्यान से ध्यान से। उस बिल के ऊपर लोकसभा में डिस्कशन होता है, आप लोग इस सब के दर्शक भी रहे हैं, मार पिटाई सब देख चुके हैं, सब कुछ चलता है कोर्ट हमारे लोकसभा के अंदर। लेकिन फिर भी जब लोकसभा में एक बार बिल पास हो गया, तो पास होने के बाद कहाँ पहुंचता है? राज्यसभा, है ना। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। अपर हाउस में फिर से उसी तरीके का डिस्कशंस एंड ऑल, जो मैं आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। लड़ाई झगड़े का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स, हर किसी के अपने अपने सोच है। जैसे अभी हम लोग भी इस बात के गवाह हैं कि हमारे सामने 3 जो बिल थे किसान वाले, तीनों बिल वापस मोदी जी ने रिपील किए, पहले बने, पास हुए, फिर रिपील भी हो गए, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत अपने आप में हिस्ट्री है, यानी हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिल बना और उसके बाद में इस तरीके के लड़ाई झगड़े के साथ रिपील हुआ। हो गया होगा तो चुपचाप से हो गया, पता भी नहीं चला। लेकिन यहाँ पर 1 साल तक पूरी दिल्ली ने झेला, तो समझ में आ गया कि भैया लॉ बनता है और लॉ कैसे वापस लिया जाता है। तो वो सब चीजें हमने देखी। वो क्या कहता है कि लोकसभा में पास हुआ दिसंबर 2012 में, और उसके बाद पहुंच गया कहां? राज्यसभा, अपर हाउस। राज्यसभा में कब पास हुआ? 2013 में। देखो कितना गैप है। आप सोचो कि लोकसभा में कितना डिस्कशन चला होगा, यहीं पर लोकसभा में पास होने के बाद भी राज्यसभा में इतना टाइम लग गया। अगस्त 13 में जाकर राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद कहां पहुंचता है? राज्यसभा से पास होने के बाद पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास। उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे 2013 में? प्रणब मुखर्जी, मुखर्जी साहब थे हमारे, है ना। तो मुखर्जी साहब ने फिर इस बिल को सैंक्शन किया, वो भी बताते हैं। तो 2013 में जाकर ये बिल पास हुआ। टोटल सेक्शन 470 आपको पता ही है, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। टोटल 470 सेक्शन है हमारे इस कंपनीज एक्ट के अंदर। और ये 470 सेक्शन 29 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। 29 चैप्टर्स, ये अपने आप में कभी कभी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए फोकस किया जा रहा है। एमसीक्यू है और कुछ रीजन नहीं। 29 चैप्टर्स में डिवाइड हो गए, साथ में 7 शेड्यूल्स भी इसके साथ इंसर्ट हुए। ये कमेटी थी, कमेटी का नाम, जो जिम्मा दिया जाता है जिस बिल को बनाने का, जिस कमेटी को, उस कमेटी का नाम है। हाँ जी, जे ईरानी कमेटी। अब होंगे उस वक्त, नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई बिल एक, आप सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले संसद में कोई ना कोई पेश करता है। जब संसद में बिल पेश होता है, पेश होने के बाद वहां की जो एक रिस्पेक्टिव उस वक्त जो भी रही होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक टीम, उसको बुलाया जाता है, उसको बिल हैंड ओवर कर दिया जाता है कि आप इस बिल के ऊपर डिस्कशंस करें। और फिर वो क्या करते हैं, वो हर जगह सोशल वर्कर्स, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके डायरेक्टर्स और सब जगहों से वो लोग उसकी सजेशंस मांगते हैं। फिर उन सजेशंस के ऊपर डिस्कशन चलता है एक्चुअली। तो जब सजेशंस का एक कंपाइलेशन आ जाता है, तो वो सजेशंस एक कमेटी को दे दिया जाता है कि अब आप इस पर वर्किंग करो। पब्लिक भी पार्ट ले सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, बकायदा ओपन चलता है, न्यूज़पेपर में आता है कि अगर आपको कोई कमेंट्स लिखने हैं तो आप अपने कमेंट्स डालिए, आपके कमेंट्स जाएंगे वहां पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इतने सारे इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सबका पार्टिसिपेशन होता है और सबकी तरफ से उसको एड्रेस किया जाता है। और उसके बाद एक कमेटी डिसाइड कर ली जाती है और कमेटी फिर उसके ऊपर
डिस्कशन चला, हाँ जी ये लाइनें ऐड कर दो, फिर वो ऐड कर दे, ये लाइनें डिलीट कर दो, फिर वो डिलीट कर दे, ये ऐड कर दो, ये इस तरह से। ठीक है जी। इसमें जो लिखा हुआ है 12 सितंबर 13, एक्चुअली क्या हुआ कि जिस दिन इसको इनेक्ट किया गया, वो देखो ये हो गया नोट। कब किया साइन प्रेसिडेंट साहब ने? 29 अगस्त, और वहां क्या डेट दिख रही थी? सितंबर। एक्चुअली क्या हुआ 29 को जब उन्होंने साइन कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, 30 को हमारे गजेट में आ गया, ये 30 अगस्त को हमारे गजेट में आ गया। लेकिन जिस दिन जी गजेट में आया उस दिन सिर्फ हमारे पास सेक्शन 1 ही था, सिर्फ सेक्शन 1। आप लोगों ने, चलो मैं मानकर चलूंगा कि नहीं पढ़ा हुआ अभी आप लॉ आपने कुछ भी। आप लोग एक बात ध्यान रखना हमेशा बेटा, जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं, जो सेक्शन 1 होता है वो हमेशा टाइटल को डिफाइन करता है। सेक्शन 1 ऑलवेज अपने टाइटल को डिफाइन करता है कि भाई ये है। तो सेक्शन 1 के अंदर आया क्या? इट विल बी रीड एज द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो तब जाकर क्या हुआ, अब आप देखो सेक्शन 1 कह रहा है कि वो आया कब? 30 अगस्त को, जिस दिन गजट में हमारा आ गया, गजट में डिक्लेयर हो गया कि भाई इस तरीके से अब ये एक्ट पास हो गया है, आज से कंपनीज एक्ट 2013 ये इनएक्ट हो गया। 1956 हट गया। जो उस वक्त स्टूडेंट थे वो धीरे धीरे हटाया गया, पीछे से हटना शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स के कोर्स से हटाए, एकदम से नहीं हटा कि हाँ जी कल से ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद देखो क्या कह रहा है एक लाइन ये, 12 सितंबर को कितने सेक्शन ऐड किए गए? 143। और वहां पर आपने जो भी डेट पढ़ी वो क्या पढ़ी? 12 सितंबर। एक्चुअली जो सेक्शन 1 आया उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेक्शन 1 से क्या पढ़ेंगे? एक्ट के अंदर जब सेक्शंस ऐड होने शुरू हुए तभी तो कंपनी एक्ट दिखा हमें, तब हमारे पास आए 146। इस तरह से चलते रहे आगे आगे, और कुल मिलाकर जाके वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 14 में भी कुछ चला, और ऐसे सो ऑन ऐड होते गए, और तब जाकर आज हमारे पास 470 सेक्शन है। और अमेंडमेंट्स तो आप जानते हैं चलता ही रहता है। 470 उस दिन थे तो आज 470 नहीं होंगे। आप जब पढ़ेंगे, मैंने कहा आपको 148 सेक्शंस आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे, काउंटिंग करोगे तो 148 नहीं निकलेंगे, उसमें से कुछ डिलीट होते रहते हैं। जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुआ तब जरूरत लगी तो उसको हटा दिया। ठीक है जी। ये भी कंपनीज एक्ट के अंदर ही आया, और उन्हें एक एनसीएलटी बनाया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। मुझे पता है कि आप क्यों पूछ रहे हो है ना। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मतलब क्या रहा कि कंपनी से रिलेटेड मैटर्स एनसीएलटी को दे दिए, उसकी एक एपेलेट अथॉरिटी भी है ना। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप अपील में चले गए, एनसीएलएटी हो गया, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो चीजें हैं इस तरह से चलती हैं कि भाई इस एक्ट के अंदर एक और खासियत है, जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, ये रूल बेस्ड एक्ट है। रूल का रोल क्या रहता है कि रूल्स क्या कहते हैं कि ये एक्ट तो बन गया, आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, और रूल्स उन एक्ट को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं। यानी साथ साथ एक्ट को इनेक्ट कराने के लिए भी रूल्स बनाए गए, और हर चैप्टर के साथ रूल्स मिलेंगे आपको। मैंने क्या कहा था, कितने चैप्टर्स हैं? 29। हर चैप्टर के साथ रूल्स मिलेंगे, कम से कम एक रूल तो हर चैप्टर के साथ है ही, यानी 29 रूल्स तो है ही, ज्यादा ही मिलेंगे। और आपके सिलेबस में सिर्फ 10 चैप्टर, यानी जो पहले 148 सेक्शन है वो 10 चैप्टर के अंदर आ। ठीक है जी। तो जरा करते हैं शुरू यहां से। अब कॉल कैसा आइडिया हो गया? आओ जी। सबसे पहले मैं जैसे कह रहा था कि सेक्शन पर आपको फोकस रहना है, सेक्शन को हाईलाइट करते रहिएगा, सेक्शन सीक्वेंस में भी नहीं आएंगे ये भी बता दूं,
ये भी एक समस्या है। सेक्शन सीक्वेंस में नहीं आएंगे कि आप सोचो कि सर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 148 तक लाइन से पढ़ा दो, सीक्वेंस में नहीं आएंगे। लेकिन आपकी बुक का कंपाइलेशन का या कोई भी बुक कंपाइल की जाती है उसका अच्छा पार्ट ये है कि एक जैसे पॉइंट्स एक जगह ले लिए जाते हैं। ड्रॉबैक ये जरूर है कि सेक्शंस थोड़े से इधर उधर चले जाते हैं, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल माइंडसेट मत रखिएगा कि मुझे एज पर पूरा एक सेक्शन से लेकर काउंटिंग पे पढ़ना है, ऐसे नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि कुछ एक चीजें आपस में एक चीज दूसरी जगह इंटरलेटेड होती है तो उसको एक जगह ले आते हैं लोग। लिखिए सेक्शन 1, यहां से लिखना शुरू करेंगे। सेक्शन 1, वही हेडिंग तो आपका वही हो गया, द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013। और अभी मैंने क्या बताया था, सेक्शन 1 किससे डील करेगा, अपने टाइटल से। तो सिंपल सा आपने सेक्शन 1 लिखा, उसके आगे डॉट डॉट डालकर लिखिए इट डिफाइन इटसेल्फ द टाइटल। इट डिफाइन इटसेल्फ द टाइटल ऑफ द एक्ट। सेक्शन 1 क्या डिफाइन करता है, टाइटल ऑफ द एक्ट। एक जमाना था जब हमारे यहाँ धारा 370 लगी हुई थी इंडिया के अंदर, तो लिखा हुआ होता था ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या लिखा है देखो, होल ऑफ इंडिया। अब आपको कोई मतलब नहीं जम्मू कश्मीर लिखने से, तो ये एक आपको बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया धारा 370 हटने का। तो लिख लीजिए इट विल बी एप्लीकेबल to the whole of India. It will be applicable to the whole of India. ठीक है जी, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी लिखनी है। जैसे मैंने कहा कि होल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, तो लिख लीजिए द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट apply to number 1, the provision of this act apply to number 1 क्या 1956 में जो कंपनी रजिस्टर्ड थी उनको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा? ऐसे तुम मर जाते, परेशान हो जाते। पता चला एक डिपार्टमेंट अलग खुल गया जो सालों तक अभी खत्म ही नहीं कर पाता। तो सबसे पहला उसने क्या लिखा, क्या कह रहा है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रीवियस। हमने कितने पढ़ लिए, हमने कहा जी इससे पहले तो कितने पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा था, 1850 में, सबसे पहला 1850 में आया, फिर 1908 में, उसके बाद 1956। तो जब 1956 इंप्लीमेंट हुआ होगा तो उस वक्त उसने भी यही कहा होगा कि प्रीवियसली जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनके लिए री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ना रखा जाए। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहला पार्ट जब हम कह रहे हैं कि एप्लीकेबिलिटी किस पर एप्लीकेबल है, फर्स्ट पार्ट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रीवियस एक्ट। सेकंड नंबर लिखिए इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज पर भी एप्लीकेबल है ये। इसमें एक क्लॉज लगाएगा वो लास्ट में लिखेंगे सेकंड नंबर पर इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड नंबर बैंकिंग कंपनीज, फोर्थ नंबर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जनरेशन और सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज दो तरह की होती हैं, एक सिर्फ वो कंपनी जो जनरेट करती है और एक वो कंपनी जो सप्लाई करती है। ये दोनों के लिए बात कर रहा है। ठीक है जी,
जनरेशन एंड सप्लाई। जनरेशन एंड सप्लाई, जनरेट करना और सप्लाई करना। इसमें एक क्लॉज आएगा, सबका एक क्लॉज बताऊंगा कि क्या लगा। एनी अदर कंपनी governed by any special act, any other company governed by special act। तो बेसिकली उसने कहा कि जब कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है, एक तो जो प्रीवियस हमारा जो सेक्शन हमारा 1956 जो था उसके अंदर जितनी कंपनी रजिस्टर्ड है वो शामिल रहेंगी। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा बैंकिंग कंपनी, चौथा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, पांचवा जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब उन्होंने कहा कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज को इनके अंदर पढ़ा जाए, जो इंश्योरेंस कंपनी पहले से मान लीजिए किसी दूसरे एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी बाई चांस, जैसे 1956 में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हो सकता है वो पहले से किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड हो, और इस कंपनीज एक्ट का और उस प्रीवियस वाले एक्ट का आपस में कोई कॉन्ट्रैरी हो जाए। एक जगह इंश्योरेंस कंपनी जो अब कंपनीज एक्ट में पढ़ी जाएगी, उसको पिछले किसी एक्ट में प्रिविलेज मिला हुआ था और वो प्रिविलेज यहां पर उसका सफर कर रहा है, तो फंस जाएगी। उसने कहा कि भाई मुझे तो उस एक्ट में जब मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ, आई वॉज गेटिंग दिस प्रिविलेज। अब आप जब मुझे कंपनीज एक्ट 2013 में डाल रहे हो तो मेरा प्रिविलेज छूट रहा है, तो क्या किया जाए? तो एक सेंटेंस देखो क्या लिखा, आप जरा एक बार पढ़ लीजिए। एक्सेप्ट, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी बैंकिंग कंपनी है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, एक्सेप्ट इन सो फार एज the said provisions are inconsistent। उनको छोड़कर अगर किसी के साथ कुछ इनकंसिस्टेंसी हो रही है तो वो नहीं, वो अलग हो गई। एक्सेप्ट इन सो फार एज द said provisions are inconsistent। तो आप एक नोट लिख लीजिए, इन केस ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपने BCD लिखा है क्या? अगर नंबरिंग किया है तो वो लिखेगा, अदरवाइज जिसने ABCD लिखा है तो BCD हो गया उसके लिए। इन केस ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, it would be considered if any provision or provisions are inconsistent with the provisions of respected act। रिस्पेक्टेड एक्ट से मतलब क्या? इंश्योरेंस कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई होगी तो किस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी? तो उस वक्त इंश्योरेंस एक्ट 1938 था, और मैंने अब इसको किस में मर्ज कर दिया? मैंने इसको मर्ज कर दिया कंपनीज एक्ट में। अब जो 1938 का कुछ प्रोविजन मेरे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के साथ क्लैशिंग कर रही है, तो क्या मैं उसे कंपनीज एक्ट में पढ़ूंगा? तो डॉट डॉट डालकर लिख दीजिए विल बी एक्सक्लूडेड। रिस्पेक्टेड एक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने चारों को क्लब कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी के केस में इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938, बैंकिंग के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और स्पेशल एक्ट की तो हम बात करें तो स्पेशल एक्ट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे समझ रहे हैं बात को? स्पेशल एक्ट बिल्कुल सही एग्जांपल दिया उन्होंने, जो ICI का रजिस्ट्रेशन हो रखा है एक स्पेशल एक्ट के अंदर। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया और उसमें ICAI का इनॉग्रेशन हो गया। ठीक है जी, ये पॉइंट।
तो क्या कहा गया इसमें कि कंपनीज एक्ट, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है? पहला प्रीवियस कंपनीज एक्ट जो 1956 था और उससे पहले के अगर कुछ हैं तो। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी। देखो याद करने के लिए मैंने वो पार्ट सारा अलग कर दिया, नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं ये पूरा याद करने की कोशिश करते हैं और पता चला कि पहला पैराग्राफ में ही इतना टाइम लग गया कि पूरा कंटेंट याद नहीं हुआ। अब आपका पूरा कंटेंट याद हो गया है। क्या कंटेंट है? पहला तो जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन था, दूसरा क्या इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरा बैंकिंग कंपनीज, चौथा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जिसमें हमने क्या था जो जनरेशन और सप्लाई, और लास्ट स्पेशल एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, इन सब पर अप्लाई होता है। ठीक है जी। इसने एग्जाम्पल दिया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो ये चीज जो मैंने आपको कहा उसने फिर से एक्सप्लेन की। क्या कह रहा है? द टर्म एक्सेप्ट इन सो फार एज शैल मीन, ये लिखा हमने लास्ट में, विल बी एक्सक्लूडेड। तो सारा का सारा एक कंटेंट में ले आए तो याद करना आसान हो जाए। यही चीज है बिल्कुल जो बोली। तो सबका इंडिविजुअली लिखने से अच्छा है कि पहले एक बार कंटेंट याद हो जाए। ठीक है, आओ जी आगे। हमने जैसे कहा हर एक्ट का सेक्शन 1 क्या डिफाइन करता है? टाइटल। और सेक्शन 2 डेफिनेशन। अगर इसकी डेफिनेशंस करते रहेंगे तो एक हफ्ते तक खत्म नहीं होंगी। कितनी डेफिनेशंस हैं? 93 एज पर एक्ट। पूरा चैप्टर यहीं चला जाएगा। सारे वर्ड्स ये डेफिनेशंस नहीं कराएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी डेफिनेशंस हैं कि वो डेफिनेशंस हम जब आगे पढ़ते जाएंगे वन बाय वन सब आती जाएंगी, तो स्पेशली उन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का जो मेन स्पेशल फोकस था सेक्शन 1 को पढ़ना और सेक्शन 2 को समझना कि सेक्शन 2 कहता क्या है। ये देखिए वोटिंग राइट 93, और मैं कह रहा हूँ 93 नहीं होंगी और 2-4 आ गई। अमेंडमेंट्स रेगुलर चलते रहते हैं, नए नए वर्ड्स रेगुलर आते रहते हैं और वो डेफिनेशंस बनते रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? मैं फिर भी कुछ एक स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड जरूर आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि ये क्या बताना चाह रहा है। देखिए बीच का कोई ऐसे हमने ले लिया, फ्री रिजर्व 43 नंबर पढ़ा हुआ है हमने। फ्री रिजर्व से पढ़ा था फ्री रिजर्व पहले, अकाउंट्स में पढ़ा है फ्री रिजर्व्स। बैलेंस शीट तो बनाई है। अब आप तो बैलेंस शीट सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही बनाते आ रहे हो अब तो, मेरे ख्याल से नहीं था उसमें फ्री रिजर्व्स? हाँ। नहीं पढ़ा? अच्छा चलो, अच्छा मैं समझ गया, वो कोरोना वाला चक्कर तो नहीं है? हाँ वो कोरोना वाला चक्कर हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर टीचर्स ने कम ध्यान दिया ना। एक्चुअली बेटे जो रिजर्व्स हम लोग क्रिएट करते थे, मैं वैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अकाउंट्स का पार्ट है लेकिन यहाँ पर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व्स किस लिए क्रिएट करते थे हम लोग? फॉर इमरजेंसीज। रिजर्व का रूल क्या था? रिजर्व का एक सिंपल सा रूल था, इमरजेंसी से बचने के लिए सेविंग करते चलो। और रिजर्व्स किससे बचाए जाते थे? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का एक पार्ट बचाया, ट्रांसफर टुवर्ड रिजर्व्स। रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, एक फ्री रिजर्व्स और एक स्पेसिफिक। जैसे इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप सुनते थे। हाँ ये सब क्या थे? ये स्पेसिफिक थे। ये इन रिजर्व्स को उन्हीं स्पेसिफिक पर्पस में यूज किया जाता था। जो फ्री रिजर्व्स हैं उनका कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं, वो फ्री है। तो वो जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है,
अगर एक बार डेफिनेशन पढ़ लें, क्या कह रहा है देखो, means such reserves which as per the latest audited balance sheet of the company are available for distribution of dividend, उनको प्री काउंट किया जाता है। ये डिफाइन, इस तरह की डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो जो मैं बता रहा था फ्री रिजर्व्स, अभी आप जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंट्स के अंदर काफी कुछ चीजें आ पाएंगी एक वक्त, तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वर्ड्स आएंगे, वहां फ्री रिजर्व्स आएगा, वहां डिविडेंड आएगा, प्रपोज डिविडेंड आएगा, तो उस वक्त आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमारी सारी डेफिनेशन उसके अंदर कवर होती जाएंगी। देखो जैसे एक आया 50 इशूड कैपिटल, ये तो पढ़ा है, इशूड कैपिटल तो पढ़ा है सबने। क्या डिफाइन कर रहा है देखो, छोटी सी डेफिनेशन, मींस सच कैपिटल एज कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर, यही होता था इशूड कैपिटल, इस तरह की डेफिनेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी आज हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार आप जब गो थ्रू होंगे तो रेगुलरली 10-10 पढ़ते चलेंगे, तो 9 दिन में हमारी खत्म हो जाएंगी कि आए 10 डेफिनेशन पढ़ी, आगे बढ़ गए। ठीक है जी, तो इसके अंदर कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी आएंगी। इसका जैसे स्टार्टिंग देख लेते हैं, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस से स्टार्ट करें। सेकंड देखो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थर्ड देखो क्या है, मैं ये वर्ड बता रहा हूँ, ऑल्ट्रेशन, कुछ भी चेंज करना हो तो इसकी डेफिनेशन। आर्टिकल्स हमने ये पढ़े हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, एसोसिएट कंपनी, इस तरह की चीजें ये हम लोग इसके अंदर पढ़े। तो अभी हमारा इसमें इस चैप्टर से सेक्शन 1 लिया है, हम नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं जो हम लोग मेन चीज पर आ जाएंगे। अब डालिए नेक्स्ट हेडिंग, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो साथ साथ करते रहेंगे। चैप्टर 1 सिर्फ आपके लिए मेन सिर्फ यही था, सेक्शन 1 को डिफाइन करना और ये बताना कि सेक्शन 2 में हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़नी। हम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, क्या होता है मीनिंग इनकॉर्पोरेशन का, बताएं। एनी आइडिया, कोई डेफिनेशन नहीं, एक सिंपल सा रफ आइडिया, इनकॉर्पोरेशन से मीनिंग क्या समझते हैं आप लोग? क्रिएशन, इनकॉर्पोरेशन बर्थ होना, है ना, एक नई कंपनी का जन्म हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन। आर्टिफिशियल है, सब जानते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल होती है, उसका बर्थ बाय लॉ होगा तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इसको फाउंडेशन से कंपेयर मत करना, फाउंडेशन में भी आपने थोड़ा सा कंपनी लॉ पढ़ा है, बहुत बेसिक, उससे बिल्कुल कंपेयर मत करना। आप ये मानकर चलो कि वो अब आपका खत्म, अब आप बिल्कुल नई सीरीज से पढ़ रहे हो, एकदम इंटर वाले पॉइंट ऑफ। तो सबसे पहले दिमाग से ये निकाल लेना, क्योंकि कई बार हम लोग के दिमाग में वो सब चीजें चल रहा होता है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, वो हमें कई बार इफेक्ट करती है। आपने मानकर चलना कि अब आप पहली बार आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो लिखें, अ कंपनी having separate legal entity सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहते था, इसका मीनिंग क्या होता था? कंपनी अलग, कंपनी के ऑनर्स अलग, बिल्कुल ठीक। सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपीचुअल सक्सेशन,
ये क्या होता था परपीचुअल सक्सेशन? लाइफ लाइफ लॉन्ग। जब तक कंपनी को लीगली क्रिएशन हुई है, जब तक उसको लीगली हम लोग बाइंड अप नहीं करेंगे, तब तक वो बंद भी नहीं। विल रिमेन ऑलवेज ऑन एंड ऑन, जनरेशन टू जनरेशन जाती जाएंगी, कंपनी विल रिमेन ऑलवेज ऑन। उसे कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन फॉर लॉफुल पर्पस। फॉर लॉफुल पर्पस, अभी ये इतने से ही आगे बढ़ रहा है, फॉर लॉफुल पर्पस। जैसे हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग का बर्थ किस तरह से होता है। अब हम बात करें एक आर्टिफिशियल जो ये पर्सनैलिटी है, एक कंपनी, इसका बर्थ किस तरह से होगा। अगर आप लोग अपने दिमाग में सोचें कि आपको कोई कंपनी फॉर्म करनी है और उसके लिए आप इनेक्ट हो जाएं और उसके लिए आप कोशिश करनी शुरू कर दें, तो आपको क्या कहा जाएगा? प्रमोटर। सबसे पहले मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करेगा प्रमोटर। प्रमोटर एक कॉन्सेप्ट तैयार करता है, प्रमोटर ही मेमोरेंडम, प्रमोटर ही आर्टिकल सब कुछ तैयार करता है, और उसके बाद कंपनी की प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाते हैं इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो क्या आएगा? प्रमोटर। यानी हम बिल्कुल बेसिक से चलें। इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है, अभी हमने कंपनी का सिंपल सा लिखा कि कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन के साथ लीगल लॉफुल पर्पस के लिए तैयार की जाती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में प्रोमोटर्स। अब प्रोमोटर अपने आप में डेफिनेशन के पार्ट बन जाएगा, जो वहां पर जरूर रहा होगा, ये बताएगा भी हमें। देखो क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 269 लिखो जरा प्रोमोटर, और ब्रैकेट में लिख लीजिए अंडर सेक्शन 2, अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट में इसको बोला जाता है सब सेक्शन। जो ब्रैकेट के अंदर होगा पार्ट वो क्या कहलाएगा? सब सेक्शन। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 69। एक्चुअली बेटा ये बुक ने नहीं लिखा है, ये बुक ने नहीं लिखा है, ये कंपनीज एक्ट ने लिखा है। द कंपनीज एक्ट 2013 जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर से पास हुआ है, वो अपने आप में एक पूरा एक्ट बन जाता है। कभी आप देखेंगे तो इनको बेयर एक्ट कहते हैं। उस बेयर एक्ट में पूरा एज पर सेक्शन, वहां आपको सिर्फ एक वो ऐसी जगह है जहां पर सेक्शन वाइज कंपाइलेशन मिलेगा, वहां चैप्टर वाइज कंपाइलेशन नहीं होगा। अभी हम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सेक्शन ले लेंगे वो, और अगर थोड़े से अलग होंगे उनको साइड करते चलेंगे। अब प्रोमोटर आ गया एकदम से, तो प्रोमोटर किस सेक्शन में आ रहा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 69। तो प्रोमोटर कौन होता है? तो लिखो द पर्सन ए, नीचे लिखना who has been named in prospectus, who has been named in prospectus। इसके नीचे की लाइन छोड़ देना, वो बाद में लिखवाऊंगा, एक लाइन छोड़ देना। बी who has control, who has control over the affairs of the company। इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देना, बाद में लिखेंगे। पहले मैं मेन कंटेंट याद कराना चाह रहा हूं कि आप लोग याद करो कि इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा। पहले आपको मेन चीज पता होनी चाहिए। सी with whose advice, comma directions or instructions, the board of directors इसने वर्ड यूज किया accustomed। मीनिंग क्या होता है इसका? accustomed जो यूज कर रहे हैं, क्या मीनिंग होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कंपनी फॉर्म हो जाती है तो अभी आप आएगा कि उसमें एक डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्टर्स हो, मैनी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है वो कंपनी को रन करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्शंस देना, जिसका काम क्या है, डायरेक्शन देना। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस है, डायरेक्टर्स है, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कस्टमाइज्ड कौन करता है, प्रमोटर। ये बताया जा रहा है। कस्टम मतलब उनको कस्टमाइज कौन करता है, वो प्रमोटर कहलाता है। तो हम जब प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एज पर सेक्शन 2 कि प्रमोटर कौन है, पहला क्या बोला, पहला हमने उसका प्रोस्पेक्टस में नाम है, दूसरा कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तीसरा वो एडवाइस कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, सब कुछ किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो लिख दीजिए ऑफ द कंपनी इज accustomed to act, is accustomed to act। कहां तक लिख लिया था बताओ, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज accustomed to act, यानी पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रमोटर है, प्रमोटर ने सब कुछ डिफाइन कर दिया पहले से ही। तो अब आप पहले याद कर लो कि प्रमोटर कौन है, क्योंकि इसके बाद की जो चीजें हैं वो सब अलग है। पहले पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी जो प्रमोटर है वो है कौन। पहला whose named in prospectus control the affairs of company, तीसरा give advice, इस तरह से लिखना है। जो बाकी की चीज है वो अलग है। हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे करते हैं, मेरे को मालूम है, मैंने भी कभी सफर किया इन सब चीजों को, कि हम पहले पूरा पूरा याद करने पे लगे रहेंगे। वो पूरा पूरा याद होने में टाइम लगाता है, जिसकी वजह से मेन चीज ही याद नहीं कर पाते। टेंशन तो खत्म हो, प्रमोटर पता तो चल गया कि ये 3 है, इसीलिए लाइन छुड़वाई थी। अब देखो, जब मैंने पहला था कि who has been named in prospectus, उसके आगे क्या कह रहा है, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। या तो उसका नाम एज अ किसमें होगा, प्रोस्पेक्टस में, या फिर दूसरा ऑप्शन जो एनुअल रिटर्न होगी उसमें कंपनी उसका नाम डिफाइन करेगी कि कौन है। नहीं, एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो सारा उसी का ही पार्ट बन जाता है, वो सब उसी का पार्ट बनेगा। तो क्या कह रहा है, अब आप वो लिख सकते हो आगे की लाइन, लेकिन उसको आप ब्रैकेट में लिखना, जिससे कि आपको ये याद रहे कि वो सेकेंडरी है। मेन याद करना, प्राइमरी क्या है, ये सेकेंडरी है। तो ब्रैकेट में लिख लो, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न refer to in section 92 ब्रैकेट क्लोज। यानी वो जो एनुअल रिटर्न का मैटर है वो सेक्शन 92 के पास गया हुआ है, और अभी हम चल रहे हैं सेक्शन 2 पर ही। कहां से कहां जंप हो गई, समझ रहे हैं? तो इसीलिए अभी सेक्शन 2 पर रहे हैं, तो हमारा मेन कंटेंट याद रहेगा, तो ये अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। इसको लिखो ब्रैकेट में। फिर क्या था, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंट्रोल किस तरह का होता है, देखो वो बता रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। बात कंट्रोल की हो रही है, कंट्रोल किसी भी सेंस में आ सकता है। शेयर होल्डर भी तो कंट्रोल ले जाता है, डायरेक्टली कंट्रोल उसके पास है, वो दिखा सकता है। इनडायरेक्टली कैसे कंट्रोल आ सकता है आपके हाथ में, कितनी बार मूवीज में देखा होगा कि आपके पास 1% शेयर है और दूसरा आपने अपनी स्पाउस की हेल्प से और कुछ शेयर ग्रैब कर लिए, अब आपके पास इनडायरेक्टली
आगे ही पावर्स। तो इनडायरेक्टली वो हो गया कि डायरेक्टली आपके पास नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप सब जानते हैं कि भैया मेजोरिटीज के पास है, वो इनडायरेक्टली हो गया। फिर क्या कह रहा है, वेदर एज अ शेयर होल्डर या फिर डायरेक्टर या फिर और कुछ रीजन, अदरवाइज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। थर्ड क्या था, इसको कंप्लीट कर लो। अच्छा ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था इसमें तो, कि अकस्टम्ड टू द एक्ट। ठीक है जी। अब एक चीज छोटा सा नीचे नोट लिख लीजिए। अब हमारे जैसे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कि प्रमोटर कौन नहीं हो सकता, वो भी तो बताना है। देखो क्या कह रहे हैं, अ पर्सन एक्टिंग मेयरली एज अ प्रोफेशनल। आप सीए बन गए, आप एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, आप सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, तो आप प्रमोटर नहीं हो गए। आपने एक वकील मेरे को भी साथ ले लिया, चलो सर आप भी चलो, हम दोनों चल करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कंपनी बनाने का, तो वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज प्रमोटर, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए वहां पर एंटर हुए हैं। तो जो प्रोफेशनल, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बकायदा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो कंपनी में एक चीज याद रखना बेटा, कोई भी चीज वर्बली नहीं चलती, एवरीथिंग। 10 पैसे भी देने हैं, ले आओ भाई साइन करो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे नॉर्मल लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर लेते हैं, छोटे मोटे बिजनेस के अंदर कंपनी का मैटर जहां आ जाएगा मतलब ही नहीं बनता। आप बड़े बड़े किसी भी हाउस के साथ बिजनेस कर लीजिए, मान लीजिए विजय सेल्स के पास आप चले जाइए, अब तो काफी बड़ा नाम हो गया है, हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी अगर हम एक थोड़ा सा देख लें, विजय सेल्स के पास आप जाइए कि सर कैश नहीं लेगा, 100 रुपए की चीज भी होगी ना नहीं लेगा। या अगर है उनके कैपेसिटी में कि भाई चलो, उनके लॉस बने हुए हैं कि जैसे एक है कि 1,99,000 तक कैश ले लेते हैं, ले लेगा, लेकिन बिना बिलिंग के काम नहीं चलेगा। फिर बिलिंग बिलिंग हुई, आपसे पूरी आइडेंटिफिकेशन करा ली, तो ऑब्वियसली वो तो वाइट हो गई। अगर बिलिंग हो गई आपके नाम पर तो वाइट ही हो गया। तो समहाउ वो कभी छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है सर आप बता दो सर, ये दे दो अपने डिटेल्स। कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनीज हमेशा लिखित पर बहुत कंसंट्रेशन करती है। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ इसीलिए प्रोफेशनल की, कि कई लोग कहते हैं कि हाँ भाई चल रही है, बहुत सारे वकील हमारे यहाँ कोर्ट में अभी भी रसीद नहीं देते, हम भी नहीं देते कई बार। जो कैश पेमेंट करता है चलो भाई रखा पॉकेट में चले जाओ, अदरवाइज अब तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर और बैंक में ट्रांसफर होने लग गए, तो वो तो अपने आप ही वाइट हो गया, उसकी तो रसीद जनरेट करने की भी जरूरत नहीं। प्रोफेशनल्स को कुछ एक जगह तक छोड़ा हुआ है ना आपने, तो सीए के स्टूडेंट से आप समझ जाएंगे बाद में तो, कि जीएसटी वीएसटी को लेकर एग्जाम्पशंस है कि यहाँ तक एग्जाम्पशन है। बट यहाँ पर क्या बात हो रही है वो देख लो, हाउ एवर अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी कि वहां प्रमोटर नहीं हो, सिर्फ सीए हो, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ लॉयर, ये सब जा सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कंपनी के फॉर्मेशन के लिए हम लोग तीनों एलिजिबल हैं, हम लोग इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, सीए भी, सीएस भी और लॉयर। आगे क्या कह रहे हैं, शेल नॉट बी रिगार्डेड एज प्रमोटर, तो नोट यही लिख लीजिए, एनी पर्सन हु इज वर्किंग अंडर अ प्रोफेशनल एग्रीमेंट ऑब्लिक कैपेसिटी, प्रोफेशन, कल क्या लिखा, वेयर अ पर्सन हु इज एक्टिंग under a professional agreement or capacity, under a professional agreement or capacity, shall not be regarded as promoter, shall not be regarded as promoter। ठीक है जी।
सेक्शन 2 पर थे, यहाँ पर प्रोमोटर आ गया, सेक्शन 2 से आगे आए तो लिखिए सेक्शन 3। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बड़ा सा चार्ट बना दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। पहले बड़ा चार्ट इसका देख लीजिए, अभी छोटा करते हैं इसे। बहुत बड़ा चार्ट बना दिया है मैंने, इतना बड़ा चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। देखो बेटा, हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो बेसिकली वास्तव में कंपनी का दो ही रूप है, या तो प्राइवेट या पब्लिक। या तो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट था थोड़े टाइम पहले ही 1% कंपनी का, है ना। तो 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आ जाता है। अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 1% कंपनी बनाना पड़ गया। बताओ, 1% कंपनी हम खुद ही अपने जो हम लिखवाएंगे उसका कॉन्ट्रैरी करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो पता है ना सबको कि दो से ज्यादा लोग, दो लोग तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो 1% कंपनी की क्या जरूरत हो गई कि एक सिंगल आदमी कंपनी बना रहा है, बन रही है। तो ये भी अभी डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले इस चार्ट को छोटा करना है, यानी सबसे पहले हम देखें कि कंपनी दो तरह की है, प्राइवेट और पब्लिक। तो इस चार्ट को पहले इसमें समझा रहा हूं, फिर बताएंगे कहां करेक्शन करेंगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर 1% कंपनी आ गई, ओपीसी बोलते हैं उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। फिर बेटे पहले एक को समझ लो, पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी भी दो तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये एक लिमिटेड वाला ऑप्शन आ गया। और दूसरा ऑप्शन अनलिमिटेड। अगर एक तरफ लिमिटेड आ गया तो दूसरी तरफ तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड आ गया। बट लिमिटेड के दो पार्ट हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स आ गया, रुक गए वहीं पर, क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया, खत्म। फिर आ लिमिटेड बाय गारंटी, कि भाई ये क्या चक्कर है कि अब आप गारंटी में भी लिमिट कर रहे हो, कि गारंटी दी गई हो लेकिन कहां तक, किस लिमिट तक। तो कह रहा है कि गारंटेड जो है, लिमिटेड बाय गारंटी भी दो तरह की है। पहला विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल। लिमिटेड विद कैपिटल, लिमिटेड विदाउट कैपिटल, गारंटी। अनलिमिटेड तो है ही है। तो इन्होंने अलग से वो चार्ट क्यों बनाया ये मुझे समझ नहीं आया। अब उसको पढ़ लो, देखो सेम चार्ट, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। फिर लिमिटेड बाय गारंटी भी दो तरह से, विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल, और दूसरा तो अनलिमिटेड ऑप्शन। ये भी डिस्कस करेंगे पूरा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल था कि चार्ट, क्योंकि चार्ट से एक बार पिक्चर क्लियर हो जाती है विजन की क्या क्या पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। तो इस वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ब्रैकेट में ओपीसी लिख लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ओपीसी से आपको याद रहेगा 1% कंपनी। फिर इन दोनों को नीचे मिक्स कर देना, यानी कैसे, ये जो चीज है अब एक हो गई है, और इसके नीचे सिर्फ एक चार्ट ये वाला डिफाइन कर देना यहां से, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। तो जरूरत क्या है दो दो अलग लिखने की। तो बना पाओगे छोटा सा चार्ट, जल्दी से बना लेते हैं जिससे आपका घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले कंपनी, कंपनी दो तरह की, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब इन दोनों को ऐसे लेकर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और ये हो गया अनलिमिटेड।
ठीक है जी। फिर लिमिटेड बाय गारंटी के दो ऑप्शन आ गए। विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल। ये जो गारंटी है, ये गारंटी ऑप्शन कब के लिए है? वाइंडिंग अप के टाइम के लिए। ये जो गारंटी का जो ऑप्शन है ये किसके लिए है? वाइंड अप वाले ऑप्शन के लिए है, कि जब इन केस ऑफ कंपनी वाइंड अप वाले प्रोसेस में आती है तो वो क्लॉज देखा जाता है कि भाई देखो कि क्या गारंटी मिली हुई है, या गारंटी के साथ हुआ है इसका इनकॉर्पोरेशन, तो उसमें आ जाएगा अगर विद कैपिटल। अगर विद कैपिटल है तो उतनी कैपिटल के लिए उसको लाइबल ठहरा दिया जाएगा जिसने गारंटी दी। समझ के बात? तो ये चार्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है, कितने बड़े चार्ट की जरूरत नहीं, छोटे से चार्ट से काम हो जाएगा। अब इसमें देखो एक छोटा सा नोट लिखना है हमें। इन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बताया है। हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट कंपनीज है काफी सारी मार्केट में। जो गवर्नमेंट कंपनीज है, जो गवर्नमेंट की अपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है, उनको ऑप्शन दे दिया गया कि वो अपने पीछे प्राइवेट या पब्लिक वर्ड नहीं लगाए, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन वो एग्जेम्प्टेड विद कंडीशन है। ऐसे नहीं कि हाँ जी आप कुछ भी गलत करो आप तब भी एग्जेम्प्ट हो, नहीं, एग्जेम्प्टेड हो बट विद कंडीशन। तो जरा लिखें हेडिंग नोट डालकर, फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, फॉर गवर्नमेंट कंपनीज not required to use suffix, not required to use suffix inverted commas में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उन्होंने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। देखो क्या कह रहे हैं, विच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किस चीज में? डिफॉल्ट क्या होता है कि हमने कोई गलती ना की उन्होंने, किसमें? फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137। वही बैलेंस शीट जिसको आप बोलते हो, और इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही है, साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका मिक्सचर है? इनकम टैक्स में फाइल नहीं करा, इनकम टैक्स में या फिर बना के ऑडिट ना कराई। हाँ, ऑडिट ना कराएं, ऑडिट ना, फाइल ही नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं। ठीक है जी। और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आप देखो जब भी हम हर साल करते हैं आपकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं, फिर वो कहाँ जाती हैं? तो बता दें, वो सबमिशंस होते हैं जितने भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें वन ऑफ द मेन है आरओसी। वहां भी जाकर सबमिशन होता है। अब तो सब कुछ ऑनलाइन शुरू हो गया है, आपने बटन दबाया, प्रेस कर दिया कि हाँ जी हो गया, सबमिशन हो गया। अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल होती है हाँ, और इनकम टैक्स के पास। इनकम टैक्स के पास जो और भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि हाँ भाई जहां जहां जाने हैं वो जाने हैं, उनको सब गाइडेड होता है पहले से कि भाई ये यहाँ जाना है। आरओसी, आरओसी तो जानेगा तभी ना कि आप एक्टिव हो। आरओसी को पता कैसे चलेगा? आप आरओसी को रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो आरओसी एक्शन कैसे लेगा आपके अगेंस्ट, प्लस या माइनस वाला? समझ रहे हैं? यही तो कह रहा है। दो तरह के अगर वो डिफॉल्ट ना किए हो, पहला अंडर सेक्शन 137 और दूसरा अंडर सेक्शन
90। ये एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। ऐसे तो कोई करता नहीं है, ऐसे कोई गवर्नमेंट कंपनी वही। अरे बेटा मत बोल ऐसे। अरे अभी आप समझ, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। जब जैसे आप जाओगे ना, जब ऑडिट सेक्शन में घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। गवर्नमेंट में नहीं कौन करती है। फिर आपने वो जजमेंट नहीं, वो जो पिछले वाले, अभी तो कल तो एन वी रमन्ना गए हैं, उससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, अभी बताऊंगा ये, इस पे नहीं बता सकता, वो ओपन स्टेटमेंट देकर गए थे। चलो वो तो बता सकते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिए तो उसमें हमारे को क्या दिक्कत है। उन्होंने साफ बोला था, मोदी जी सामने बैठे थे, कि जो केसेस चल रहे हैं ना कोर्ट के अंदर 70% सरकार के चल रहे हैं। पेंडेंसी जो है 70% तो गवर्नमेंट के केसेस की है। अब सोचो वो क्यों है। इस तरह की ये मत सोचो कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार में ही बहुत फॉल्ट होता है, रेवलरी फॉल्ट हो जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट किसी और की और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और की। हो गया प्रॉब्लम। तो सुपर टेक की बिल्डिंग गिरा रहे हैं सर, उसमें भी तो ऐसे तो गिर गई होगी अब तक तो। हाँ जी, तो ये छोटा सा नोट, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। हम क्या लिख रहे थे, नॉट रिक्वायर्ड टू यूज सफिक्स इन्वर्टेड कॉमर्स में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, और जो लिमिटेड होती है वो सिर्फ लिमिटेड लगाती है, ठीक है। लेकिन सरकारी कंपनी को उन्होंने कहा ये एग्जम्पशन मिल जाएगी, बट बशर्ते उन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो। ये दो तरह के डिफॉल्ट ना किए हो। फिर लिखो विद द कंडीशन that particular company must not make default of filing, must not make default in filing of financial statement under section 137 or annual return अंडर सेक्शन 92। ये दो हैं, ये ध्यान रखना। टू आरओसी, टू आरओसी, आरओसी के पास भेजने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है ऐसे, और उसको सेबी के पास से रिपोर्ट फाइल करनी होती है, वहां डिफॉल्ट करनी है तो डिपेंड करता है ना। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो बात की जा रही है। पहले आप ये डिफाइन करोगे कि गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। गवर्नमेंट कंपनी फिर आगे पढ़ोगे ना, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर स्टेट या सेंट्रल का मिलाकर 51% से ज्यादा हो, 51% हो, वो भी तो पढ़ेंगे। अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, और उसने एडवांस में बता दिया है तो गवर्नमेंट कंपनीज हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ऐसे इतना तो पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि हमने नहीं पढ़ा हुआ। मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। अब आप लिखिए एक नोट, पब्लिक कंपनी, नोट लिखना है। अब पब्लिक कंपनी को लेकर नोट आ रहा है, जिक्र चल रहा है ना, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी में कितने लोग मिनिमम रिक्वायर्ड है, पब्लिक, कोई नहीं, कोई हो जाती है। लिखो मिनिमम 7 पर्सन रिक्वायर्ड, मिनिमम 7 पर्सन रिक्वायर्ड। फिर नीचे लिखो प्राइवेट कंपनी में कितने जरूरत है, 2। फिर लिखो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड प्राइवेट कंपनी के लिए। फॉर प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 पर्सन। ओपीसी पर आ जाओ, 1 पर्सन कंपनी पर आ जाओ। 1 पर्सन कंपनी को कितने की जरूरत है, 1, बट विद अ क्लॉज।
बट विद अ क्लॉज, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1% कंपनी मान लो बना दी और उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, बड़ा फंस जाएंगे। तो नॉमिनी बताना पड़ेगा पहले, है ना। तो लिखो विद द कंडीशन, विद द कंडीशन नेम ऑफ नॉमिनी, नेम ऑफ नॉमिनी मस्ट बी डिफाइंड, नेम ऑफ नॉमिनी मस्ट बी डिफाइंड इन MOA, इन MOA। ये तो क्लियर ही होंगे सबको ये वर्ड्स तो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम ये सेक्शन 3 में पढ़ रहे थे कि सेक्शन 3 ने हमें बताया कि भैया अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो आपको 7 लोग चाहिए, अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपको 2 लोग चाहिए, और अगर आप एक हैं तो आपको एक चाहिए, लेकिन विद द क्लॉज कि आपको नॉमिनी उसके अंदर बताना बहुत जरूरी है। और मजे की बात क्या है, नॉमिनी को बड़ी फ्रीडम दी गई है कि आप तब चाहो जब चाहो चेंज हो जाओ। अब नॉमिनी को फ्रीडम मिल गई तो ड्यूटी किसकी बन गई, मान लो हमारा नॉमिनी चला गया, उसने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भरे कि सॉरी मुझे कहीं और से अच्छा ऑफर आ गया, अब मैं आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता। क्योंकि ये भी रूल है ना कि अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में कहीं पर अगर मान लीजिए पोजीशन पर चला गया तो मैं किसी दूसरी कंपनी का नॉमिनी नहीं रह सकता। अब मेरे को पोजीशन मिल गई तो मेरे को नॉमिनी से अपना जाना पड़ा। तो सरकार ने वहां पर एक्ट में पहले ही छूट दे दी कि भाई ये तो चलती रहेंगी चीजें, नहीं तो वो तो बाउंड हो जाएगा, कोई नॉमिनी बनने को तैयार ही नहीं होगा। तो नॉमिनी को फ्रीडम मिल गई कि आप जब चाहो जब आपको लगे तो आप अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। और जो ओपीसी का जो मेन ऑनर है उसको ड्यूटी दे दी गई, उसको ड्यूटी दे दी गई कि भाई जब आपके यहां से ये नॉमिनी डिस्चार्ज होगा तो नए नॉमिनी को बताना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन है नया नॉमिनी। तो ये सब प्रोसेसिंग इंटररिलेटेड चलती रहती है। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट लिख लो, एज पर लॉ, एज पर लॉ नॉमिनी ऑफ ओपीसी given the advantage to withdraw himself in a prescribed manner, देखिए यहां पर उन्होंने बता दिया, एक छोटा सा चार्ट बनाकर ये बता रहे हैं, पब्लिक कंपनी 7 और मोर, प्राइवेट 2 और मोर, 1%, 1%, लेकिन नॉमिनी का क्लॉज उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक चला कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या 1% कंपनी। फिर क्या चल रहा था कि ये क्या हो सकती है, लिमिटेड बाय, जो हमने चार्ट में पढ़ा, ये हमने चार्ट में पढ़ा कि लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड हो सकती है। बेटे हो क्या रहा है आप देखिए जरा, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है और फिर इधर ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो बताया गया है, सेक्शन 3 हम पढ़ रहे थे, ये फॉर्मेशन सेक्शन 3 में आ रहा है। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 ने हमें बताया है, ये जो ऊपर चार्ट में जो दिखाया है ये सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 ने बताया है। तो लिखो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2
defines the above rules of number of members, after that company will be divided in three parts. One is limited by shares, limited by guarantee, and unlimited company. Limited by shares, limited by guarantee, and unlimited company. अब अगर किसी कंपनी के मेंबर 7 से कम हो गए पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो गए, तो रिकरपशंस किसको झेलने पड़ेंगे? रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को। यहां पर इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला गया कि आप 6 मंथ तक तो चल सकते हो, बच सकते हो, लेकिन जहां 6 महीने एक बार बीत गए और उसके बावजूद भी आप फंक्शनिंग करे जा रहे हैं, तो आप हर जो भी उस वक्त प्रेजेंट होंगे इंडिविजुअली हेल्ड लाइबल, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो अब जो आ रहा है ना मैटर, क्या आ रहा है? मेंबर्स सेवरली लाइबल, मेंबर्स सेवरली लाइबल इन सर्टेन केसेस। तब जब 7 से नीचे पहुंच गए पब्लिक कंपनी के केस में और 2 से नीचे पहुंच गए प्राइवेट कंपनी के केस में। तो एक पॉइंट डाल दीजिए, एक हेडिंग डालिए, व्हेन मेंबर्स आर severally liable, when members are severally liable under section 3A, under section 3A, ये 3A बता रहा है, कैपिटल A है यहाँ पर। 3A का चांस कब होता है कि बाद में एडिशन हुआ, जिस वक्त बना होगा उस वक्त सेक्शन 3 बना होगा, लेकिन बाद में जब इसके अंदर एडिशन हुआ तो 3A बना, या तो उस वक्त स्किप हो गया होगा और उसके बाद वो 3A बनाकर उसको डाल दिया गया। तो 3A में क्या कहा, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने तक की आपकी वेटिंग है, 6 महीने तक आपको पूरा चांस देगी आरओसी, कोई दिक्कत नहीं है कि 6 महीने तक आप चलाओ। तो लिखो, इन केस of a public company members remains below 7, and in case of private company member remains below 2, member remains below 2, and company carries its activities for more than 6 months of period, अब देखो पेनल्टी कितनी तगड़ी है। तो वो क्या कह रहे हैं, उस वक्त जो 6 महीने के दौरान आपने जो एक्टिविटी की और कंपनी के ऊपर जो भी डेट्स क्रिएट हुआ, वो डेट्स आपको पे करना पड़ेगा।
उस 6 महीने के अंतराल में जो भी डेट्स या जितना भी डिले हो गया, मान लीजिए 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, अब 7वें महीने में ट्रेस हो गए, तो जो आपका जो ड्यूरेशन है, जब से आपको पता चला कि मेंबर्स रह गए हैं 6 या 5 या 4 जितने भी, या 2 प्राइवेट के केस में 1 रह गया, तो जो भी बचे हुए मेंबर्स हैं उनको वो पूरा का पूरा डेट्स बियर करना पड़ेगा। और कंपनीज के मैटर में आप समझ सकते हैं कि वो एक छोटा मोटा डेट तो नहीं होता होगा, एक अच्छा खासा हेफ्टी डेट्स होते होंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी डेट्स अराइज हुआ वो सब मान लिया जाएगा कि आपकी गलती है, आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो लिखो नीचे डॉट डॉट डालकर, इन दिस सिचुएशन द मेंबर्स will be held severally liable. The members will be held severally liable for payment of whole debts, for payment of whole debts of the company during that time. During that time. ठीक है जी। अब 4, 5, 6 की जंप कर रहा है, ये सेक्शन 7 आ रहा है। तो 4, 5, 6 हमारा चला गया मेमोरेंडम के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर। अब क्योंकि मेमोरेंडम का भी डिस्कशन नहीं है, अभी डिस्कशन इनकॉर्पोरेशन का चल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि एक साथ एक जैसे उठा लिए। अब चैप्टर के अंदर इनकॉर्पोरेशन की बात चल रही है, तो उन्होंने अभी कहा कि मेमोरेंडम का डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे। अभी आप सिर्फ इनकॉर्पोरेशन ले आओ। तो लिखो सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब आपको इसमें वो पढ़ाएगा सेक्शन 7 में कि किस तरह से आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी का। सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 7 हमें बता रहा है प्रोसीजर। देखो सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोसीजर। यहाँ पर हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। और आप को बता दें कि अब सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया। नो डाउट हार्ड कॉपीज भी चल रही हैं, बट क्योंकि ये शुरुआत है, कोशिश की जा रही है कि आगे निकट भविष्य में, फ्यूचर में हार्ड कॉपीज बिल्कुल बंद हो जाएंगी। अभी बैलेंस बना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, उन प्रॉब्लम को रोजाना एनालिसिस भी किया जाता रहा है। इसलिए अभी क्या करते हैं ये लोग, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, अभी हार्ड कॉपीज की जिम्मेदारी भी दी हुई है कि ऑनलाइन करते रहो, और जो जो ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट भरे उनका प्रिंट आउट्स लो और फिर आरओसी के पास पहुंच जाओ, सबमिट कर। तो पेपर्स बचाने की बातचीत भी चल रही है, और बर्डन, और कितनी जल्दी फास्ट ट्रैकिंग हो जाती है ना। लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आरओसी की वेबसाइट पे होगा ना, स्पाइस प्लस कहाँ से करेंगे? क्या कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं स्पाइस प्लस करके देखिए सारी। देखो, वो हो सकता है कि अलाइड हो, सपोर्टिंग हो, लेकिन अपनी आरओसी की अपनी वेबसाइट है। हाँ वही सपोर्टिंग तो देखो, चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास कितने सारे एप्स हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं जो बनाई हुई हैं, वो सपोर्ट करती हैं। वो कहते हैं कि इसके थ्रू चले जाओ, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जैसे रिटर्न्स भरने का भी काम है, आपने देखो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट से भर लो, नहीं तो इनकम जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं इनके पास अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर से कर दो। वो चीजें तो हैं, सपोर्टिंग तो बहुत कुछ चल रहा है। आप जब भी अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे बेटे,
सबसे पहले तो बात होती है नेम ट्रेसिंग। सबसे पहला खेल ही नाम का है। उनका एक अपना परफेक्ट प्रोसीजर है, जो आपने अपना नाम सेलेक्ट किया उस नाम को वेबसाइट पे पोर्टल पर डाला जाता है। पोर्टल के हिसाब से उसका फिर अपना एक टेन्योर है, उस टाइम के अंदर आता है कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। एक्सेप्ट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा नाम आप डालें। ये सबसे आसान काम हो गया, नहीं तो पुराने टाइम पर महीनों महीनों लग जाते थे, है ना। महीने बाद आपके पास चिट्ठी आ गई कि तो जी मिलता जुलता नाम है, या इस नाम से आपको हम रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। फिर दोबारा कितना डिले। अब है, अभी भी टाइम लगता है लेकिन इतना नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पोर्टल पर डालना है और उनका अपना एक सिस्टम है कि भाई इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास इतना टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, तो वो सर्चिंग शुरू हो जाती है। नेम अप्रूवल हमारा सबसे पहला काम। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की। सबसे पहली बात है रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपको सबसे पहले नाम का ही रिजर्वेशन कराना है। आपसे 2-3 ऑप्शन लिए जा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो एक से ही आप फिल करके आ जाइए। अगर आप करेंगे तो आप पता चल जाएगा, धीरे धीरे आप करना भी शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो यही नाम चाहिए, तो ऑप्शन मत दो। वो तो है। उसके लिए बकायदा आपको थोड़ा सा स्लॉट बाय करना पड़ता है, उस स्लॉट के अकॉर्डिंग फिर आप चलेंगे, ऐसा नहीं। आरओसी का भी स्लॉट खरीदना पड़ता है। तो अब वो क्या कह रहा है हमारे को कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, नेम का रिजर्वेशन कराना। नेम का रिजर्वेशन हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने नाम के लिए तो डाल दिया, क्योंकि अब आप डिटरमिन्ड है आपको कंपनी खोलनी है, तो आपका दूसरा काम अपना आप स्टार्ट कर देंगे। दूसरे काम में सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि वो बार बार आ गया, अभी हमने जंप कर रहे हैं, है ना, 4, 5, 6 में जंप कर दिया, लेकिन आ फिर भी रहा है जिक्र। एमओए एओए दोनों उनकी ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। जहां जहां जिस जिस पार्टी के सिग्नेचर लेने हैं सब कुछ, वो सब कुछ काम अपना आपका फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए एंड इट्स सबमिशन टू आरओसी। वेबसाइट पर तो चला ही जाएगा, लेकिन आरओसी के पास भी पूरा का पूरा एक हार्ड कॉपी जाएगा, जहां आपके पास एक बार नाम वाम आ गया उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। These documents have to be e-filed and e-stamped। वही मैंने कहा कि आप ऐप उसमें तो जाएंगे आप, ई सिस्टम नहीं रुकेगा, अब पैरेलल चल रहा है, इधर ई सिस्टम भी करना है और इधर हार्ड कॉपी सिस्टम भी करना है। ई स्टैम्प आप जानते होंगे कि हर सरकारी काम की एक फीस होती है, उसे स्टैंपिंग कहते हैं, है ना। वो जो स्टैंपिंग है वो ई स्टैम्प हो गया। आपको 10 रुपए का स्टैम्प चाहिए, 10 रुपए का स्टैम्प मिल जाएगा। 20 रुपए का चाहिए, 20 रुपए का, जितने रुपए का आपको स्टैम्प पेपर चाहिए आप जाएंगे पर्टिकुलर वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकती है, बिल्कुल ऐसा मत बोलो, ऐसे कैसे हो सकती है। 10 रुपए का नोट 10 रुपए का ही कहलाएगा, 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही कहलाएगा। इन्होंने अपनी फीस फिक्स करी हुई है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर वैल्यूज के हिसाब से ही स्टैम्प ड्यूटीज पर की फ्रैक्शंस बन जाते हैं। पहला काम रिजर्वेशन ऑफ नेम, दूसरा काम एमओ और एओए, उन पर साइनिंग शुरू हो जाएंगे और आपने उसका ई फाइलिंग भी करना है विद ई स्टैम्प। फिर क्या कह रहा है, कंसेंट ऑफ पर्संस नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर्स, ये भी हमें मेंशन करना पड़ता है, और मेंशन करने के साथ साथ उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है। आप किसी को ऐसे नहीं कि ऐसे चल रहा कि हाँ भाई आप डायरेक्टर बन जाओगे, नहीं, कंसेंट। यहाँ पर कागज पत्री बहुत है, मैंने जब कहा कंपनी के केस में हर काम लिखित तरीके से होगा, जिससे कि कल को ये ना कोई मुकर जाए कि मेरे से तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं डायरेक्टर बन गया इस कंपनी का, मैं तो नहीं जानता जी। तो कम आरओसी पूरी उससे चलता है सोच समझकर कि भैया ये चीजें ना हो, इसलिए पहले से ही कंसेंट ले लो किसकी, जो डायरेक्टर बनेगा। डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, फिर वही सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली भी जाएगा उसका, और वो जो एक सबमिशन होना है हार्ड कॉपी का, वो तो अलग सिस्टम है ही है। फिर क्या कह रहा है, सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस एंड अदर डिक्लेरेशन। जब आप इस सिस्टम में जाएंगे तो कई जगह आपके अपने स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस होते हैं,
एक डिक्लेरेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो ऊपर लिखा है वो सब सच है, ट्रू, एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना। तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सीए यूज करता है, वहां पर तो आप लिखोगे ट्रू है, वहां पर तो आप लिखते हो ट्रू है, जो मैंने ऊपर एफिडेविट में लिखा है ऑल आर ट्रू, क्योंकि बाद में अगर गलती से कुछ उसके अंदर 19-20 हुआ तो आपको पेनलाइज भी तो करना है, तो वहां पर आपके लिए इसीलिए तो कह रहा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एंड कंप्लायंसेस एंड अदर डिक्लेरेशन, जहां जहां जरूरत है आपकी वो सब पहले डिक्लेरेशन ले लेगा आपसे। सर इसका क्या मतलब है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का? स्टैट्यूटरी है कि आपसे पूरी कानूनी तौर पर डिक्लेरेशन ले लिया, जिसमें आप अपने आप को एडमिट भी करते हो कि जितना भी इसके ऊपर कुछ गड़बड़ हुई उसके लिए आई विल बी हेल्ड लाइबल, और स्टैट्यूटरी के साथ प्लस कि जो उस फॉर्मेट के अंदर जरूरत है, क्योंकि आपका जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन आएगा तो आप जाएंगे कि आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स भरने हैं, तो वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की बात हो रही है। ठीक है जी। लास्ट में क्या कह रहे हैं, पे फीस एंड अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली, वही सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली, यानी आपने वाईफाई या आपने इंटरनेट के थ्रू आपने जो करना है वो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चलता ही चलता है, वो हार्ड पैरेलल लग चलेगा, लेकिन यह कि यहाँ पर पेमेंट दोबारा नहीं करनी, आपको पेमेंट की स्लिप मिलेगी, उस पेमेंट की स्लिप को आप उसके साथ एनक्लोज करेंगे उनको दिखाने के लिए कि मैंने पेमेंट कर दिया है, जब आप हार्ड कॉपी सबमिट करने जाएंगे जनरेट होगी। ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिजिटली साइंड बाय आरओसी, जब आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया तो आरओसी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आपका अपना कोड्स होते हैं, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपकी कंपनी का नाम होता है, सब कुछ, और आरओसी की स्टैम्प वगैरह लगी हुई होती है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि फिर हर लोग से अपने ऑफिस में रखते हैं। आगे बताएगा भी वो कि जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो आपके ऊपर लीगली ड्यूटी बनाई गई है कि जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर आप एक कॉपी उसकी रखेंगे, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल रखें, कॉपी रखते। ठीक है जी। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट है, इसको थोड़ा थोड़ा सा लिख लीजिए जिससे एक बार में फिर लर्न होता चला जाएगा। सेक्शन 7 प्रोसीजर, पहला नेम रिजर्वेशन, पूरा पूरा डिटेल ही लिखनी, छोटा छोटा नेम रिजर्वेशन थ्रू ई फाइलिंग, बस इतना जरूर लिख लीजिए, थ्रू ई फाइलिंग यहाँ पर। सेकंड एमओ एओए लिखकर एरो डालकर लिख लीजिए ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग, एमओए एओए, उसके सामने एरो डालकर लिख लीजिए ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग। फिर एरो डालकर लिख दीजिए आगे, उसी के आगे सबमिशन टू आरओसी। ठीक है। ई फाइलिंग हर किसी का होना है, ये तो ध्यान रखना, ये तो पूरा एक बंच जाएगा ही जाएगा, ई फाइलिंग होगा, यानी जो हार्ड कॉपी देनी है वो देनी है, ई फाइलिंग सब चीजों की होनी है। थर्ड पर आ जाओ, कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, फिर सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस, सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फीस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डिक्लेरेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस,
डिक्लेरेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, सर्टिफिकेट के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी उसका पूरा एड्रेस सब कुछ मांगेंगे। वो भी आपके लिए जरूरत नहीं है, फिक्स होती है, बताएंगे वो उस पर डिपेंड कर जाती है, फिर आपकी कैपिटल के ऊपर फर्क पड़ जाता है। अभी तो ये सिंपल प्रोसीजर की बात हो रही है। अब नीचे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। देखो, जब हमने डिसाइड कर लिया, जब हम इनिशियल स्टेज पर होते हैं कि किसका कितना शेयर है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो चुकी है, इनकॉर्पोरेशन हो गई है, कंपनी का बैंक अकाउंट खुल चुका है, हमें फिर डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई जिसका जो शेयर था वो शेयर आ गया कि नहीं आया। वो डिक्लेरेशन जरूरी बन जाता है। देखो क्या कह रहा है, नोट न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन। क्या है ये देख लीजिए, that all subscribers have paid the value of shares agreed to be taken by him। जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने जो जो अपने प्रोमिसेस किए थे उन्होंने उतना पेमेंट कर दिया या नहीं, वो डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हैज बीन फाइल्ड, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद हमने रजिस्टर्ड ऑफिस का डिक्लेरेशन किया है, तो उसका वेरिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। ये क्यों आए? क्योंकि पुराने टाइम पे बहुत बोगस कंपनीज बन रही थी, शेल कंपनीज कह लो। शेल थोड़ा सा अच्छा नाम हो गया, मैंने बिल्कुल बुरा नाम बोल दिया था। ये जो बोगस कंपनीज थी या जो शेल कंपनीज थी, ये पेपरों में तो थी, लेकिन इनके अपने जो एड्रेस थे वो मिलते ही नहीं थे, क्योंकि इनको बनाया ही इसलिए गया था कि इनका काम सिर्फ इधर से उधर गोटियां घुमाना होता था, पैसे को घुमाना, ब्लैक को व्हाइट करना, इस तरीके के प्रोसीजर में ये इन्वॉल्व होती थी। तो जो नया कंपनीज एक्ट एक्चुअली जो 2013 लाने के पीछे जो रीजन था वो यही बहुत बड़ा रीजन था। 1956 के अंदर हम कुछ एक जगह पे ऐसे लूपहोल्स में फंसे हुए थे जिन लूपहोल्स को अब तक हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही 13 आया, बहुत सारा अटैक हुए, उसके बाद एकदम मोदी जी आ गए, तो मोदी जी ने बहुत हजारों बोगस कंपनियां ट्रेस हुई, फिर हजारों। तो जब वो ट्रेस हुई तो उनको बंद किया गया। अब क्योंकि ये चल रहा था, ये तो ई फाइलिंग प्रोसेस था, ये तो उन लोगों के लिए और भी आसान हो जाता, फिर तो उनके लिए और भी आसान हो जाता ना, क्योंकि सब कुछ एक जगह से इसी कमरे में से बैठे बैठे हो रहा है। एड्रेस लिख दो, शेख सराय 5/4। व्हाट इज द एविडेंस? मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहां पर एक घर का नंबर ही नहीं था। एक्चुअली उसने दोनों प्रॉपर्टी एक साथ खरीद ली, तो उसने कहा कि मैं दूसरा नंबर यूज ही नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए 18 नंबर, 18 के बाद सीधा 20 था, 19 नंबर ही नहीं था, उसने 18 नंबर और 19 नंबर प्लॉट ले लिया था। और बाद में पता चला कि उस 19 नंबर प्लॉट के ऊपर बहुत सारे घपले हो रखे थे, 19 नंबर के एड्रेस पर कुछ भी 19 फला एड्रेस, 19 ये डाल दो। जब हम बड़े हुए तो हमें भी समझ में आया कि हो क्या रहा है, ढूंढते रहते थे, पोस्टमैन ढूंढता रहता था 19 का है, 19 का है, 19 का है ही नहीं।
अब अगर यही इस प्रोसेस को अगर देखें तो फिर तो कितना कुछ हो जाता, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने उसको टाइट किया, शिकंजा कसा कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। तभी तो 2013 की जरूरत पड़ी, नहीं तो जरूरत क्या थी। 56 अच्छा खासा चल रहा था, इतने सालों से चल रहा था, बट फिर भी एकदम से उसको चेंज करना पड़ा। कई रीजन से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे को प्रॉब्लम चल रही थी, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह के जो तरीके थे 1956 में कुछ और थे, यहाँ पर आकर 13 में आकर इन्होंने चेंज किया, इंटरनेशनल मार्केट के साथ कोप किया। आज तभी तो आज हम हो गए हैं इस काबिल कि हमने कह दिया कि हाँ भाई बहुत जगहों पर कि हम रुपीज में ही डील करेंगे, है ना। अगर मोदी जी की स्टेटमेंट आ रही है कि हम रुपीज में ही डील करेंगे तो छोटी बात नहीं है। आज बोला है, हो सकता है 5 7 10 साल बाद इसके इम्पैक्ट दिखें। ठीक है जी। तो इसमें एक छोटा सा नोट हम क्या लिख रहे थे, लिख लीजिए। रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन नंबर 1, नंबर 1, all subscribers have paid, all subscribers have paid the value of their shares, the value of their shares on which they had already agreed, on which they had already agreed, on which they had already agreed. Number 2, verification of registered office. And number 3, it must be ensured, it must be ensured that the above two requirements, the above two requirements being fulfilled, the above two requirements being fulfilled before the commencement of, before the commencement of business, जब 56 पढ़ते थे ना तो 56 में क्या था स्टार्ट कर दो। 56 में आपको मिला हुआ था एग्जामिशन कि आपकी अगर फाइल प्रोसेस हो गई है तो स्टार्ट कर दो बिजनेस। आपने पढ़ा होगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स आ जाते थे, नहीं पढ़े बट चलो अच्छा हट गया हो तो, इसी वजह से आ जाते थे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। इनकॉर्पोरेशन नहीं कंप्लीट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हो गया। नहीं फ्रॉड वाली तो नहीं थी, तब डिले बहुत होता था तो एग्जामिशन था प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स का। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप नेगेटिव ही सोचो, कुछ लोग अच्छे भी नियत के होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज इतना ही रोकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाकी कुछ टाइमिंग्स बताएं सर ने कि क्या टाइमिंग्स में क्लास लेंगे हम। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर सर से बात हो कि मैं भी कर लूंगा, तो सिर्फ हम मंडे वाली क्लास संडे को ले पाया करेंगे, क्योंकि मंडे मेरे को जरूरी जाना होता है कोर्ट, वो सुबह की अपीयरेंस मिस हो जाती है, नहीं तो वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं मिस नहीं कर सकता मंडे वाली, क्योंकि हम लोग जो इस तरह के न्यू हमारी जहाँ अपीयरेंसेस आती हैं वो सारा मंडे को रखते हैं हम लोग, मंडे रिक्वेस्ट लेकर ले लेते हैं डेट। तो मंडे हमने एक डे फिक्स किया हुआ है कि जिसमें हम लोग, तो उसमें सुबह सुबह हमारी, तो सुबह क्लास अगर बाई चांस हो रही हो तो साइलेंट मत रहना प्लीज़। मैं भी बोल दूंगा सर को कि अगर बाई चांस मैं ना बोल पाया, भूल गया, तो मैसेज जरूर कन्वे कर देना कि बस मंडे का थोड़ा सा एग्जेम्प्टेड है, मंडे को नहीं ले पाऊंगा, तो मंडे की क्लास हम संडे को ले लें। और संडे का ये फ़ायदा है कि हम थोड़ा लंबी क्लासेस भी ले सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आप लोगों का और कंफर्ट जोन बनता चला जाएगा
तो हम लोग बड़ी क्लासेस लेकर जल्दी कोशिश करेंगे टॉपिक्स कंप्लीट करें। ठीक है जी, थैंक यू।